ये हॉरिजॉन्टल बीम है, टोटल लेंथ इज 140 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दोनों अलग अलग गिवन। होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये वायर है, केबल जो लिखा हुआ है, ये स्ट्रिंग है, ये मास दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। फाइंड द टेंशन इन द केबल। अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसमें टेंशन कितना होगा। और हिंज रिएक्शन का मतलब होता है ये जो हिंज है ये फोर्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता है। तो अगर ये हिंज है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रहा होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रहा होगा वो पता करना है। इस तरह के प्रॉब्लम्स में सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इस पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो सबसे पहले तो इस मास के लिए सोचें, यहाँ जो टेंशन होगा मान लिया जाए T1। इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम अगर देखें तो टेंशन ऊपर की तरफ है और इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा 10 इंटू जी। इस ब्लॉक पे दो ही फोर्स लग रहा है एक यहाँ टेंशन और एक ये mg। तो T1 इज इक्वल टू 10g यानी 100 न्यूटन। यानी इस स्ट्रिंग में 100 न्यूटन का टेंशन। अब इस रॉड के ऊपर सोचिए क्या क्या फोर्स होगा। ये जो हॉरिजॉन्टल बीम है इसके बारे में सोचिए। देखिए सबसे पहला फोर्स यहाँ पे जो टेंशन है ये स्ट्रिंग इसके ऊपर फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन हो गया T1 जो यहाँ मैंने निकाला, जो यहाँ पे है एक फोर्स ये। दूसरा इस रॉड का वेट, रॉड 140 सेंटीमीटर लंबा है तो बिल्कुल सेंटर में इसका अपना वेट लगेगा 5 kg है इसका मास। तो 5 इंटू जी 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। उसके बाद ये जो केबल है ये टेंशन लगाएगा पॉइंट डी पे ऐसे। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है और डी पॉइंट यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। दिस इज पॉइंट डी। सी और डी के बीच का ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर और बी से डी का डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे टेंशन लगेगा T2 at the angle of 37 degree। 37 degree, this tension is T2। तो ये टेंशन कहाँ से आया, इस स्ट्रिंग से आया। ये वेट रॉड का बीम का वेट और ये टेंशन केबल ने लगाया है एट पॉइंट डी ऑन दिस बीम। अब बचा हिंज रिएक्शन। यहाँ पे जो हिंज है, हिंज जो फोर्स लगाएगा वो किस डायरेक्शन में होगा अभी हम लोग को पता नहीं। तो इसमें अच्छी बात यह है कि आप किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वाला इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। वर्टिकल वाला इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। हम लोग किसी भी डायरेक्शन में एजम्पशन ले सकते हैं। अगर हम लोग का एजम्पशन सही नहीं होगा तो आंसर निगेटिव में आएगा। मान लीजिए हमने वर्टिकल हिंज रिएक्शन इधर माना और निगेटिव आ गया, इसका मतलब है कि वर्टिकल हिंज रिएक्शन नीचे लग रहा है। अच्छी बात यह है कि मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैग्नीट्यूड सही सही आएगा। बट अगर आपने डायरेक्शन गलत लिया हुआ है तो एक माइनस साइन के साथ आएगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस साइन आ गया इसका मतलब है कि डायरेक्शन से चेंज कर देंगे। तो आप लोग जैसा बोलिए वैसा मैं मानता हूँ। यहाँ पे हिंज रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में किधर लेना चाहेंगे और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किधर लेना चाहेंगे। एट पॉइंट बी हिंज रिएक्शन मतलब हिंज फोर्स, हिंज जो फोर्स लगाता है किधर किधर एज्यूम किया जाए। जैसा आप लोगों ने बताया मैंने दो फोर्स ले लिया है हिंज का। वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लिया है उसको मैं लिख रहा हूँ आर बी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लिया है उसको मैं लिख रहा हूँ आर एच। हॉरिजॉन्टल हिंज रिएक्शन, वर्टिकल हिंज रिएक्शन।
तो ऑल टुगेदर कितने फोर्स हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 फोर्स। अब चूंकि ये बीम तो इक्विलिब्रियम में है, इस टेंशन को कंपोनेंट्स में पहले ब्रेक कर देंगे। टेंशन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा टेंशन का, दैट इज टी साइन 37 डिग्री, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा टी कॉस 37 डिग्री। और ये सेंटर है, सेंटर ऑफ द रॉड, उसको मान लेते हैं पॉइंट ई। दिस इज पॉइंट ई। तो रॉड के सेंटर का डिस्टेंस यहां से हो गया 70 सेंटीमीटर, और सीडी का डिस्टेंस पता ही है, और यहां से केबल जहां पे लग रहा है उसका डिस्टेंस ये हो गया 30 सेंटीमीटर। डायग्राम में देख लीजिए सभी लोग, यहाँ से यहाँ 70 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 30 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ 40 सेंटीमीटर। ये है अभी का स्थिति। अब इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन लिखेंगे। फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉड, वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ बीम, वर्टिकल डायरेक्शन में सारे फोर्स को बैलेंस करेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स इधर है, तीसरा फोर्स ये है, चौथा फोर्स ये है। 2 फोर्स ऊपर लग रहा है, 2 फोर्स नीचे लग रहा है। तो ऊपर वाले दोनों फोर्स का सम, नीचे वाले दोनों फोर्स का सम इक्वल होना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम रहेगा। तो पहला इक्वेशन बन गया आर वी प्लस टी साइन 37, दिस इज इक्वल टू 50 न्यूटन ये, और ये T1 ऑलरेडी 100 न्यूटन है, प्लस 100। ये पहला इक्वेशन बन गया। और ये जानकारी आप सबको अब रखनी है कि tan 37 होता है 3/4, sin 37 इसी से आ जाएगा 3/5, और cos 37 ये कितना हो जाएगा 4/5। ठीक है, चलिए ठीक है। वर्टिकल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन बन गया। अब फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम ऑफ बीम, हॉरिजॉन्टल के लिए देखिए जरा, हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस आप लोग बोलते जाइए, क्या क्या इक्वेट करेंगे। हॉरिजॉन्टल में एक आरएच दिख रहा है, एक्टिव आरएच दिख रहा है, T2 cos 37 और टी कॉस 37 दिख रहा है, और तो कोई नहीं है बस। तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए RH मस्ट बी इक्वल टू T cos 37। 2 इक्वेशन बन गया। अब जरा नंबर ऑफ अननोन्स को काउंट करके देख लेते हैं। RV, RH, T2, 3 अननोन है हम लोगों के पास। ये T2 है, सॉरी ये T2, ये सारा T2 है। 3 अननोन है हम लोग के पास, और 2 ही इक्वेशन बना है, तो एक इक्वेशन और बनाना होगा। We have 3 unknowns but only 2 equations, तो तीसरा इक्वेशन टॉर्क से आएगा। तो आप लोग जहां बोलिए उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेके आपको दिखा देते हैं, किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिया जाए। मैंने एक रास्ता बताया था कि सबसे इजी कहाँ पे होता है, जहाँ पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, बी पे ले लिया जाए। ठीक है। फोर since beam is in rotational equilibrium, therefore net torque about point B, नेट टॉर्क 0 होगा। अबाउट पॉइंट बी नेट टॉर्क इज 0। अब जैसा मैंने बताया था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे डिसाइड करेंगे, पहले हम लोग को ये देखना होगा कि कौन कौन सा टर्म का टॉर्क 0 हो जाएगा। तो जैसा आप लोगों ने बताया कि आरवी का टॉर्क 0, आरएच का टॉर्क 0 अबाउट पॉइंट बी, T2 cos 37 का टॉर्क 0, बिकॉज दिस फोर्स एंड दिस फोर्स
सबका ओरिजिन यहाँ है, तीनों इस पॉइंट से पास हो रहा है, उन तीनों का टॉर्क लिखने की जरूरत नहीं है। T2 sin 37 का टॉर्क देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो पॉजिटिव लिखेंगे, 50 न्यूटन का टॉर्क क्लॉकवाइज आ रहा है नेगेटिव लिखेंगे, और T1 का टॉर्क भी क्लॉकवाइज आ रहा है वो भी नेगेटिव लिखेंगे। तो पहला लिख रहे हैं, देखिए फर्स्ट वन इज 50 न्यूटन का टॉर्क, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है 70, तो डिस्टेंस हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस -70/100 into 50 न्यूटन, माइनस साइन बिकॉज इट इज क्लॉकवाइज। देखिए डिस्टेंस इज 70, तो 70/100 डिस्टेंस हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स। अब T2 sin 37 एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, डिस्टेंस इज 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 1 मीटर, और पॉजिटिव क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 1 मीटर एंड फोर्स इज T2 sin 37, 1 into दिस, और T1 है 100 न्यूटन का, उसका टॉर्क आ रहा है क्लॉकवाइज, डिस्टेंस है 140 सेंटीमीटर, तो क्लॉकवाइज है इसलिए -140/100 एंड T1 इज 100 न्यूटन, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये एक्सप्रेशन बन रहा है ये एक्सप्रेशन बन गया -35 प्लस T2 sin 37 -140, that is equal to 0. This is equation 3. So 3 unknowns, 3 equations. RV का वैल्यू इन सबको सॉल्व करने के बाद ये दोनों पॉजिटिव आए, ये निगेटिव आने का मतलब है नेगेटिव साइन indicates that RV should be in downward direction. हम लोगों ने अपवर्ड माना था, इट शुड बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मगर गलत लेने से भी, उल्टा डायरेक्शन लेने से भी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, सिर्फ नेगेटिव साइन आ गया क्योंकि हम लोगों ने ऊपर माना, होना चाहिए था नीचे, तो आंसर में ऐसा लिख दीजिए। इसमें कहीं भी दिक्कत हो तो अभी पूछ सकते हैं, और कभी कभी पूछा जाता है कि फाइंड द हिंज रिएक्शन, तो हम लोगों ने तो अलग अलग बता दिया। नेट हिंज रिएक्शन निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ से नेट हिंज रिएक्शन R इक्वल्स √RV² प्लस RH²। अगर अलग अलग पूछा गया है तब तो ठीक है ये आंसर, अगर सिर्फ हिंज रिएक्शन पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द हिंज रिएक्शन, तो अलग अलग आप बता रहे हैं, ये भी सही है। मान लीजिए ऑप्शन में ये सब नहीं है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलग अलग नहीं, रिजल्टेंट बताना है, तब तो आपको ये करना पड़ेगा, इन दोनों को स्क्वायर, बिकॉज दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, RV² प्लस RH² करके जो आएगा वो आंसर लिखेंगे, सिर्फ अगर हिंज रिएक्शन पूछा जाएगा तो, और सेपरेटली निकाल के आप फिर रिजल्टेंट ले लीजिए। तो फर्स्ट लॉ में इनर्शिया से रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस की गई हैं, सेकंड लॉ में फोर्स का एक्सप्रेशन डिराइव किया गया है, अब थर्ड लॉ में एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में डिस्कशन किया गया। तो लिनियर मोशन में इनर्शिया का इफेक्ट जो आता है दैट इज बिकॉज ऑफ मास ऑफ द बॉडी, और एंगुलर मोशन में जो इनर्शिया का इफेक्ट आता है दैट इज बिकॉज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो दोनों ही तरीके का इनर्शिया होता है, और फर्स्ट लॉ में जो बताया गया है कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन रखना चाहता है, चाहे वो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो, वैसे ही बने रहना चाहता है, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ में जैसा बताया कि नेट फोर्स यानी समेशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। और थर्ड लॉ में बताया every action has equal and opposite reaction and they act on two different bodies। तो ये डायग्राम में याद रखने के लिए जरूरी है। इनर्शिया का इस तरीके से मैंने समरी बना दिया, इनर्शिया का मतलब हुआ a body
tries to maintain its state of rest or uniform motion unless an external force acts on it. तब तक वो अपने स्टेट को मेंटेन रखना चाहता है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। और सेकंड लॉ में बताया गया है total external force acting on the body is directly proportional to rate of change of momentum. तो P indicates momentum, rate of change of momentum मतलब change in momentum। dP क्या है? small change in momentum। dt क्या है? small time interval। तो total external force is directly proportional to rate of change of momentum, dP by dt। या ऐसा भी लिख सकते हैं total external force is directly proportional to change in momentum by time taken। और थर्ड लॉ में जो था, यहां समझ लीजिए, थर्ड लॉ में एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में था। इसमें बताया गया कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा दो डिफरेंट बॉडी पे बनना चाहिए। तो ये तीनों लॉ को इस तरीके से समरी के फॉर्म में आप लोग याद रखिए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, टोटल एक्सटर्नल फोर्स, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, सबका वेक्टर सम, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change of momentum। ऐसा बोला गया कि ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, सबका जो वेक्टर सम ले लेंगे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब हुआ मोमेंटम को हम लोग p से लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब dt by dt। जैसे देखिए एवरेज वेलोसिटी आप लोगों ने पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज rate of change of displacement of the body। rate of change of displacement of the body is called average velocity। तो बिल्कुल ऐसा ही ये भी है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये एवरेज है क्योंकि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी ले रहे हैं। और डी एक्स बाई डी टी लेंगे अगर तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाता है डी एक्स बाई डी टी, देखिए, या डी आर बाई डी टी। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिखे, फाइनाइट चेंज बाय फाइनाइट चेंज इन टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी मिला। और वेरी स्मॉल चेंज लिया गया यानी डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो लिया गया, तब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिला। तो ऐसा ही यहाँ पे है, दिस इज ऑल्सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट डिस्प्लेसमेंट। इस तरह के फॉर्मूला से हम लोग को एवरेज वेलोसिटी मिलता है। और छोटा चेंज लेते हैं, स्मॉल चेंज लेते हैं, डिफरेंशियल चेंज लेते हैं तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलता है। हम लोग डिफरेंशियल चेंज ले रहे हैं। अगर ऐसा लेंगे यहाँ पे, अगर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लेंगे तो एवरेज रेट ऑफ चेंज मिलेगा, तो एवरेज फोर्स मिलेगा। तो हम लोग को इससे मतलब है इंस्टेंटेनियस वाले वैल्यू से, इसलिए इससे आगे बढ़ना है। सो टोटल अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। प्रोपोर्शनल साइन जब हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट के आ जाएगा, dp by dt। के कौन लोग बोलते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। k is called as proportionality constant of the body। simply proportionality constant बोलिए। in SI unit the value of proportionality constant is 1, therefore
टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, ये हो गया सिंपली dp बाई dt। मोमेंटम ऑफ द बॉडी जो होता है p, दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो इसको लिख सकते हैं d dt ऑफ mv, मास इनटू वेलोसिटी। अब बॉडी का मास कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। तो इफ m इज कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन के टाइम पे हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है तो बाहर चला आता है। इफ m इज कांस्टेंट, देन वी कैन राइट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू m इंटू dv बाई dt। बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे क्वांटम लेवल पे, क्वांटम मैकेनिक्स में या क्वांटम फिजिक्स में, जहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन सब की स्पीड हाई होती है, तो उस केस में उसका मास चेंज हो जाता है। एक इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें बताया गया है कि मास कैसे बॉडी का चेंज होता है। तो उस तरह के केसेस में ये m को हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते। m अगर वेरिएबल है, इसका दो टर्म आएगा, m इंटू डी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी। तो क्वांटम मैकेनिक्स लेवल पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। इसमें बॉडी का मास काफी बड़ा लिया जाता है, जैसे 1 किलो का मास हो गया, 100 ग्राम का मास हो गया, उसके सामने इलेक्ट्रॉन का मास 0 है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg होती है। इलेक्ट्रॉन का मास सोचिए आप, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg। -31 है, मतलब हम लोगों के लिए इट इज टोटली 0। तो इस लेवल पे अगर मास हो और स्पीड हाई हो, इसका स्पीड भी लाइट के स्पीड का 1/100, 1/10 ऐसा होता है। तो काफी हाई स्पीड में ये जो मास दिख रहा है ये चेंज हो जाता है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसका इक्वेशन ऐसा होता है। देखिए, आपको 10th की बुक में भी एक आध जगह दिखा होगा। इस m को बोलते हैं हम लोग मूविंग, m0 को बोलते हैं रेस्ट मास, और m को बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास। दिस इज कॉल्ड रिलेटिविस्टिक मास। और इस m0 को बोलते हैं रेस्ट मास। बॉडी अगर रुका हुआ है तो उसका कितना मास है। v इज स्पीड ऑफ द बॉडी, c इज स्पीड ऑफ लाइट। इस इक्वेशन को बोलते हैं आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी। इसको बोलते हैं आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी। इससे आप परेशान नहीं होना है आप लोगों को, इसलिए ये जानकारी के लिए मैंने बताया कि अगर रेस्ट मास है और स्पीड बॉडी का काफी ज्यादा है तो ये मास चेंज हो जाता है। अगर ये स्पीड, जैसे हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट्स जानते हैं, रॉकेट हो गया, एरोप्लेन हो गया, इन सब की स्पीड ज्यादा होती है, तो v/c हम लोगों के लिए 0 हो जाता है। कितना भी हाई स्पीड अगर आप v का लेंगे तो c का तो 3 इंटू 10⁸ है, तो इसका रेशियो जो है ये 0 हो जाता है, लगभग 10 इंटू 0 हो जाता है। इसलिए m बराबर m0 आ जाता है। अगर ऐसा है तभी हम लोग m को बाहर कर सकते हैं। यानी रिलेटिविस्टिक मास अगर है, अगर अगर रिलेटिविस्टिक मास काफी ज्यादा हो गया एटॉमिक लेवल पे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लेवल पे, ये इक्वेशन ऐसा नहीं किया जा सकता, इस मास को बाहर नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के लिए ये इक्वेशन काम करता है। हम लोग जो यहाँ ब्लॉक या किसी व्हीकल के मोशन या फोर्स की बात कर रहे हैं, वहां पे उसके लिए m बराबर m0 हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ m को बाहर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है इफ m इज कांस्टेंट देन ओनली वी कैन डू दिस, अदरवाइज ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो टर्म आ जाएगा। तो ये आपकी जानकारी के लिए है, आपको समझने के लिए कि ऐसा क्या है इसमें। तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो आ गया, दिस इज इक्वल टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। सेकेंड लॉ में एक चीज और बताया गया है कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स जो आया टोटल रिजल्टेंट, और ये जो नेट एक्सेलरेशन आया, ये दोनों सेम डायरेक्शन में रहता है।
तो जो आप इक्वेशन लिखते हैं F इक्वल्स ma, इसका मतलब यही है, दिस F इज इन प्लेस ऑफ रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स, दिस A is in place of resultant acceleration produced by all the forces together. इस डायग्राम में पहला पार्ट में एक्सेलरेशन निकालना है और सेकंड दोनों ब्लॉक एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगा रहे होंगे, उसी को कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। तो कांटेक्ट फोर्स भी बताना है। सबसे पहले एक्सेलरेशन में कुछ लोगों को दिक्कत हुई इसमें, तो वो समझिए। 6 kg का ब्लॉक जो है, सॉरी 60 न्यूटन का फोर्स जो है 4 kg ब्लॉक पे लग रहा है, लेकिन 2 kg ब्लॉक भी आगे जाएगा। 4 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक को पुश करता हुआ आगे लेके जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन अगर ए माने तो इसका भी ए ही रहेगा। दोनों ब्लॉक एक ही साथ आगे जाएंगे, पीछे से पुशिंग फोर्स लगाया गया। ब्लॉक 4 kg ब्लॉक पे 60 न्यूटन का एक फोर्स लगाया गया जो कि इसको पुश कर रहा है। तो दोनों ब्लॉक अलग अलग नहीं चलेगा। 4 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक को धक्का देके आगे लेके जा रहा है, यानी दोनों ब्लॉक साथ साथ आगे बढ़े। 60 न्यूटन का फोर्स इधर अगर लगाते तो 4 kg ब्लॉक आगे चला जाता, 2 kg ब्लॉक पीछे ही छूट जाता, रेस्ट में रह जाता। इसीलिए दोनों ब्लॉक एक साथ आगे चल रहे हैं, तो आप चाहें तो दोनों ब्लॉक को एक साथ ले लीजिए, ऐसे 6 kg और इधर से 60 न्यूटन का फोर्स, 60 न्यूटन, acceleration A. Now use the equation F equals ma. This is 60, mass is 6, acceleration is A. So A is 10 meter per second square. एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, आपको दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स लगाना, निकालना है। तो अल्टरनेट बता रहे हैं। एक्सेलरेशन निकालने का एक तरीका ये भी था, कांटेक्ट फोर्स निकालना है कि 4 kg 2 kg पे कितना लगा रहा है, 2 kg 4 kg पे कितना लगा रहा है। तो यहीं पे कांटेक्ट फोर्स होगा दोनों के जॉइंट पे, यहाँ पे। तो क्या करिए, जहां कांटेक्ट फोर्स निकालना है वहां से पूरे सिस्टम को दो पार्ट में बांट दीजिए। 4 kg ब्लॉक को अलग कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम, और 2 kg ब्लॉक को अलग कर दीजिए, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसमें एक्सेलरेशन भी आ जाएगा और कांटेक्ट फोर्स भी आ जाएगा। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या दिखेगा। चूंकि सिस्टम इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, तो वर्टिकल डायरेक्शन से मतलब नहीं है, तो वर्टिकल फोर्सेस को आप चाहें तो दिखा भी सकते हैं, मन नहीं है तो नहीं भी दिखा सकते हैं। तो वर्टिकल फोर्सेस मैं नहीं दिखा रहा हूँ, mg हो गया, ग्राउंड रिएक्शन हो गया, ये सब मैं शो नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला। 4 kg ब्लॉक पे 60 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा, एक्सेलरेशन आया a। 2 kg ब्लॉक आगे जा रहा है, इसका भी एक्सेलरेशन a। 2 kg ब्लॉक आगे जाने का रीजन है 4 kg ब्लॉक इसको पुश कर रहा है, तो दिस इज द पुशिंग फोर्स, जिसको कि हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोल रहे हैं। इसको लिख रहे हैं n या n1। n1 इज द कांटेक्ट फोर्स जो पूछा गया है, कांटेक्ट फोर्स जो पूछा गया है क्वेश्चन। ये n1 कौन लगा रहा है, 4 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे लगा रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ से अगर ये 4 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे n1 फोर्स लगाता है, तो 2 kg ब्लॉक भी 4 kg ब्लॉक पे सेम n1 फोर्स लगाएगा। तो 4 kg ब्लॉक पे ये 2 फोर्स हो गया, और 2 kg ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक फोर्स है, n1। अब इसका इक्वेशन बनेगा, उसको लिखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, दोनों ब्लॉक अलग अलग। जो F बराबर ma लिखते हैं उसी का नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके लिए बनेगा 60 minus राइट, n1 equal हाँ to m. 60 माइनस n1 इक्वल्स m इंटू a। एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे, 60 माइनस n1 क्यों लिखा, n1 माइनस 60 क्यों नहीं लिखा। Acceleration इधर हाँ राइट, तो यहाँ acceleration पे दिमाग में ये बात आज से बिठा के रखिए कि forces in the direction of acceleration should be taken as positive and opposite to it
एज नेगेटिव, यानी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो भी फोर्स रहेगा, फोर्सेज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड अपोजिट टू दैट इट इज नेगेटिव। ये एक्सेलरेशन के उल्टा है इसलिए नेगेटिव लिया, ये एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव लेना। तो इतना आ गया, ये इक्वेशन 1 हुआ। और सेकेंड बॉडी के लिए n1 इक्वल्स m इंटू ए, ये इक्वेशन 2 हुआ। तो दो अननोन है और दो इक्वेशन है। n1 इक्वल्स टू ए यहाँ डाल दें तो a आ जाएगा, और फिर a का वैल्यू यहाँ डाल दें तो n1 आ जाएगा। अच्छा, आप में से कई लोग 20 न्यूटन बता रहे थे, 10 यहाँ डालेंगे 10 तो 20 ही आएगा करेक्ट आंसर। जिन लोग का भी कांटेक्ट फोर्स 20 न्यूटन आ रहा था, हाँ, दे ऑल आर करेक्ट। सर आया था। करेक्ट है, करेक्ट है। आंसर आना चाहिए, फाइनल आंसर, एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and n1 is 20 Newton. These are the answers. देखिए, डायग्राम इज सेम, ओनली ब्लॉक्स को मैंने इंटरचेंज कर दिया है। दिस इज स्मूथ ओनली। फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स between blocks. Same question, only blocks are interchanged. जिनका आंसर अभी भी नहीं आया, just like in previous problem, both the blocks will go together. So acceleration 60 equals 6 into a, acceleration is 10 meter per second square. If you want contact force, break into two parts. Either 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए या 4 kg का बनाइए, दोनों से आंसर आएगा। देखिए, जल्दी करना चाहते हैं तो चालाकी से पहले 4 kg का बनाइए, जिसमें आपको कम मेहनत करना पड़े। एक्सेलरेशन ए, कांटेक्ट फोर्स इधर से लग रहा है n1, n1 का इक्वेशन हो जाएगा 4 into a, दिस इज 4 into 10, दैट इज 40 न्यूटन आंसर। ये हो गया। या 2 kg का भी अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो भी आंसर आ जाएगा। आपके पास फ्रीडम है, दोनों में से किसी से भी n1 निकालिए, आंसर सेम आएगा। 2 kg पे दो फोर्स लग रहा है, एक 60 न्यूटन इधर से और इधर से लग रहा है n1 रिएक्शन। 4 kg 2 kg पे लगा रहा है और एक्सेलरेशन तो 10 ही रहेगा। 4 kg सर, ये 2 kg है, 4 kg। तो डायग्राम पे ध्यान रखना होगा ना, हम सेम क्वेश्चन थोड़ी देंगे। सेम क्वेश्चन ही है, इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, आपको अलर्ट तो रहना पड़ेगा ना। दिस इज इक्वल टू 2a, तो n1 इक्वल 60 माइनस 2 इंटू 10, अगेन इट इज 40 न्यूटन। तो आप कोई भी डायग्राम से करिए, आंसर नहीं बदलने वाला। तो 2 kg से भी वही आंसर आएगा n1 का, और 4 kg से भी वही आंसर आएगा।